आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, एकता बनाइए, एकजुटता बनाइए, ठीक है ना। क्योंकि अब हम सभी लोगों की जो बीएड वर्सेस बीटीसी की लड़ाई है, जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पीआरटी में पुनः सम्मिलित हों, इसके लिए आप सभी लोगों को एकजुट होना होगा। यदि आप ऐसे ही निष्क्रिय बन के बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे वो कोर्ट से लड़ाई हो या सरकार से, हम लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिस्टम को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के भी सहयोग परमापेक्षित हैं। यदि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर नहीं करेंगे, लोगों को अधिक से अधिक संख्या में नहीं जोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है इससे टीम का भी मनोबल गिरता है, ठीक है ना। जिस तरीके का उत्साह आप सभी लोगों ने विगत 10-15 दिनों में दिखाया है, उस उत्साह में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। और इन्हीं उत्साह के दम पर हम सभी लोगों ने पूरी तरीके से एकदम ठान लिया था कि हर कीमत पे, हर कदम पे आप सभी लोगों के साथ खड़े रहना है और आप सभी लोगों के लिए पीआरटी में संशोधन हर कीमत पे कराना है। और देखिए, जो चीज़ें होती हैं वो बेहतरी के लिए ही होती हैं, ठीक है ना। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती से बहुत से विद्यार्थी बाहर भी होंगे और बहुत से नए विद्यार्थी अंदर भी आएंगे। अब ऐसा नहीं कि बीएड वाले बाहर होंगे। इसमें जो रिवाइज्ड का मामला चल रहा है, 4,390 विद्यार्थी जो एक अंक पा करके हमारी याचिका पे गए हैं, उनकी काउंसलिंग होनी, उनको नौकरियां मिलनी है। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब डीएलएड और बीटीसी वालों से मेरा कोई बैर है या मैं मतलब जो है वो किसी भी तरीके से, जो 4,390 विद्यार्थी सफल हुए हैं उसमें, ठीक है, मतलब जिनको कॉमन अंक मिला है, उसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग 1300 से अधिक विद्यार्थी डीएलएड और बीटीसी वाले ही हैं, ठीक है ना। शेष विद्यार्थी बीएड के हैं। तो आप सभी लोग स्वयं इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारी किसी से वैमनस्यता थोड़ी न है, हमारी किसी से वैमनस्यता नहीं है। बस यही है कि मतलब जो हक और अधिकार के लिए बीएड विद्यार्थी भी परेशान रहते हैं, उन्होंने भी धन खर्च किया है, समय खर्च किया है, सारी चीज़ें हैं, है ना, मेहनत की है उन्होंने भी। और उनके रहने से आपको लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। बस ये होता है कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं, ठीक है ना। और 69,000 में ऐसा भी नहीं है कि मतलब केवल बीडीएड वाले विद्यार्थी ही बैठे थे, उसमें डीएलएड बीटीसी वाले भी बैठे थे, शिक्षा मित्र भी बैठे थे, है ना। शिक्षा मित्र तो अच्छा खासा भारांक लेकर के बैठे हुए थे। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों का एकेडमिक मेरिट बीएड वालों से लाख गुना बेहतर होता है, वो भी बैठे थे। तो क्या उसमें उनको नौकरी नहीं मिली? मिली। लेकिन जो उन्होंने मेहनत करी, पढ़ाई करी, उनको मिली। और जो केवल फॉर्म भर करके ही नौकरी हासिल कर लेना चाहते हैं, 30-33% के कटऑफ के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, है ना, उन विद्यार्थियों को नौकरियां नहीं मिली। सीधी सी चीज़ है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। तो बीएड को ऐसा कहीं किसी भी मुद्दे को लेकर के हम बाहर का रास्ता दिखा दें। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी तक एनसीटीई ने अपनी रिवाइज्ड गाइडलाइन नहीं दी। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यही है कि एकजुटता का प्रदर्शन करने के कारण सरकार को भी हमारे बारे में सोचने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा है। और आप सभी लोग उसी एकजुटता में जो है दरार पैदा कर रहे हो, निष्क्रिय होकर के बैठ गए हो। अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर किया करिए, क्योंकि हम लोगों का जो 26 तारीख का दिल्ली चलो अभियान है, ये बहुत बड़ा अभियान होने चल रहा है। और ये ज़रूरी है कि हम लोग जिस तरीके से इसे संसद के विशेष सत्र में आरटीए एक्ट के संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करा करके उसको संसद में पेश करवाएं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसमें 2 रास्ते बनाए गए हैं, ठीक है ना। पहला ये कि मतलब कुछ याचिकाएं हुई हैं डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को फर्स्ट प्रायोरिटी दिए जाने के संबंध में, आप सभी लोगों को याद होगा। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ सीटें बीएड विद्यार्थियों के लिए हों, कुछ सीटें जो है आपके डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को हों, लेकिन उनको ज़्यादा अवसर दिए जाएं। सेम यही कंडीशन आपकी 6 to 8 में भी हो सकती है। ये भी एक प्रपोजल एमएचआरडी के सामने रखा गया है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि एनसीटीई ने प्रपोजल रखा है, नहीं, ऐसा नहीं है कि एनसीटीई ने प्रपोजल रखा है, बिल्कुल भी नहीं। ये राज्यों ने सुझाया है, ठीक है ना, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात और आपका क्या बोलते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़, ये राज्य सम्मिलित हैं, जिन्होंने ये रास्ता सुझाया है कि बीएड विद्यार्थियों को मतलब सम्मिलित किया जाए।
ऐसा नहीं कि राज्य खिलाफ है, राज्य आप लोगों के फेवर में है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों के लिए जो रास्ते सुझाए गए हैं मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ। और केंद्र सरकार चाहती है कि आरटीई एक्ट में पूरी तरीके से संशोधन करके बीएड के विद्यार्थियों को पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लाया जाए, ठीक है ना। लेकिन इसमें दो जो चीज़ें मतलब सामने आ रही हैं, दो बातें सामने आ रही हैं उनके इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि 6 to 8 की भर्तियां जो है उत्तर प्रदेश में आती नहीं है ना। और 6 to 8 की भर्तियां नहीं आने के कारण कई जगहों पर इंटरमीडिएट के बाद होता है डीएलएड बीटीसी, कई जगह आपके स्नातक के बाद होता है, ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश है वहाँ स्नातक के बाद होता है, कई जगहों पर इंटरमीडिएट के बाद ही होता है। तो जो इनका इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय बीएड कोर्स है एनसीटीई का, उसमें इस बात को ही लेकर के है कि भैया 4 वर्षीय बीएड का कोर्स मतलब इंटर के बाद ही, तो इसीलिए डीएलएड बीटीसी बीएड सारी चीज़ें समाप्त कर रहे हैं और बीएड को ही मान्यता दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो नई शिक्षा नीति की हैं और आपस में आकर के भिड़ गई हैं। तो इन सब चीज़ों का सारांश यही है कि बीएड विद्यार्थियों को यदि मौका दिया जाए, क्योंकि इसमें 1 वर्षीय बीएड भी है, 2 वर्षीय बीएड भी है, 3 वर्षीय बीएड भी है, विशिष्ट बीएड भी है, ठीक है ना, सारे लोग हैं इसमें। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्योंकि बीएड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और पहले दिन 75,000 से अधिक विद्यार्थियों को बुलाया गया है, मुझे नहीं लगता है कि 3,000 विद्यार्थी भी पहुंचेंगे। जो कुछ भी होगा, क्योंकि पहले से ही महाविद्यालय के संचालकों के दुखियाँ बढ़ी हुई हैं कि हमारे यहाँ सीटें रिक्त रह जाएंगी और गवर्नमेंट भी ये चीज़ें देखना चाहती है कि बीएड के लिए कितने विद्यार्थी इंटरेस्टेड होते हैं। यदि सीटें खाली जाती हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोगों की लड़ाई अभी कुंद नहीं पड़ी है, मध्य नहीं पड़ी है। अगर आप सभी लोग नहीं सहयोग कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे और पीआरटी में आप सभी लोगों को सम्मिलित करा करके ही दम लेंगे, ठीक है ना। संशोधित मसौदा, संशोधित गजट जब आप सभी लोगों का जारी होगा, हमारे बीएड के भाई बहन उसमें सम्मिलित हों, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग दबाव बनाने में कारगर सिद्ध हो गए, जो संसद का विशेष सत्र चल रहा है, तो उसमें ही आरटीई एक्ट का संशोधित विधेयक प्रस्तुत हो जाएगा। आज भी कोर्ट में काफ़ी सारे घमासान हैं और कल जबलपुर हाई कोर्ट में एमपी का एक केस चल रहा था, ठीक है ना, आपके बीएड वर्सेस डीएड को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे डीएड चलता है। डीएड यहाँ भी है, ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन वहाँ पे डीएड को ही बीटीसी का दर्जा दिया गया है। तो बीएड वर्सेस डीएड है ना, इसका मैटर चल रहा था जबलपुर हाई कोर्ट में और डिवीज़न बेंच में चल रहा है मामला। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इसके अगेंस्ट है, तो काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर के महाधिवक्ता ने 5 अक्टूबर को डेट लगाने की बात कही है और सारे मुद्दे को लेकर के जो है उन्होंने कंफर्म किया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 5 तारीख की डेट मिल भी गई है और जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश सरकार है ना, उन्होंने एनसीटीई को जल्द से जल्द स्पेशल अनुमति और गाइडलाइन के तहत अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है, ताकि बीएड विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की जा सके, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी हैं वहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार भी, क्योंकि लगातार विद्यार्थी शिवराज सिंह चौहान से मिले हैं, लगातार उनको ज्ञापन दिए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, तो वो उनकी पीड़ा को अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। सेम यही कंडीशन आपके उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल ने मांग नहीं की थी कि हमें स्पेशल अनुमति दी जाए, बिहार सरकार ने मांग की थी कि हमें स्पेशल अनुमति दी जाए, ठीक है ना। और तमाम तरीक़ों से बीएड विद्यार्थियों के फेवर में, अब तो चलिए ठीक है, अभी तक तो सत्ता पक्ष के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब विपक्ष के लिए भी हम लोगों ने कोशिशें शुरू की हैं और विपक्षी दलों को भी हम लोगों ने ज्ञापन देना शुरू किया है और बहुत से विपक्षी नेताओं ने इस आंदोलन का और इस बात का हम लोगों का समर्थन भी किया है कि बीएड के विद्यार्थियों को सम्मिलित होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग पूरी एकजुटता के साथ प्रदर्शन करेंगे और पूरी एकजुटता के साथ अपनी मांगें सरकार तक रखेंगे। आप सभी लोग हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूरी तरीके से हो चुका है, राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। अब जो आपका ये मुख्यालय है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, अब यहाँ पे रेनोवेशन का काम भी समाप्त हो चुका है। अलग से अध्यक्ष का ऑफिस, सदस्यों का ऑफिस, सारी चीज़ें बनाई जा चुकी हैं। अब आपका जो नेक्स्ट वीक है
उसमें सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी होना तय है, ठीक है ना। और आपके जो मतलब सदस्य वगैरह हैं, अध्यक्ष हैं, सारी चीज़ें हैं, सूचना प्राप्त हुई है कि 10 अक्टूबर के पहले पहले सभी लोग, ठीक है ना, सभी लोग कार्य पे अपने आ जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से आयोग जो है वो अपने अस्तित्व में आ जाएगा। फिर तत्काल ही, ऐसा नहीं है, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी के लिए इनको समय लगेगा, तो सेंटरों की लिस्ट पहले से ही पड़ी है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सेंटरों की लिस्ट पहले से ही पड़ी है। ओएमआर और आपके बुकलेट की छपाई पहले ही कंप्लीट की जा चुकी है, सिर्फ इनको सेंटर बनाना है, 15 दिन का टाइम लेकर के सेंटर का निर्धारण करना है। जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी करने हैं कि हम यहाँ सेंटर बनाएंगे, प्रबंधकों को पत्र जारी करना है कि आपके यहाँ सेंटर बनेगा, ठीक है ना, आप ये चीज़ें जो है मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद आपके टीजीटी पीजीटी का प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। आप सभी लोगों से इसी तरीके से विनम्रतापूर्वक मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग, अगर थोड़ी संख्या में तैयारी कर रहे हो तो अधिक संख्या में तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है ना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं अब दूर नहीं हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी कल की डेट में जो सूचना प्राप्त हुई थी, जो पत्र सैद्धांतिक मंजूरियों के साथ प्रेषित किया गया है शिक्षा निदेशालय को, साथ ही साथ जो विषय कम्बिनेशन को लेकर के परेशानियों का सबब बन रहा था, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने जो प्रयास किए थे, उसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में संशोधन करके, और साथ ही साथ जो धारा 18 और 21 को लेकर के विवाद है, उस पर भी सहमति बन चुकी है कि इस अधिनियम के, इस विधेयक के अस्तित्व में आने के लगभग 3 महीने के भीतर ही उसमें संशोधन करके उसको जोड़ दिया जाएगा, अध्यादेश ले दिया जाएगा, ठीक है। तो यह मुद्दा यहीं पे समाप्त हो गया। अब सिर्फ शेष बचा हमारा मुद्दा था माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में संशोधन करके जो कला के विद्यार्थी हैं, मतलब प्राविधिक के, टेक्निकल के, फाइन के, बीएफए के, इन स्टूडेंट के भाग्य का फैसला। साथ ही साथ एक मसौदा ये भी तैयार हुआ था, ड्राफ्ट में ही सम्मिलित था, कि टीजीटी और पीजीटी में जो आयु वर्ग को लेकर के जद्दोजहद रहती है कि आप 62 वर्ष के 6 माह के पहले तक आवेदन कर सकते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। ऐसी परिस्थितियों में दिक्कतों का सामना सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को होता था, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी गाइडलाइन तय की गई हैं कि हम एज को लिमिटेड कर दें, जैसे हर भर्तियों में चलता है। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी नहीं होंगी, क्योंकि प्रधानाचार्यों के लिए आयु वर्ग में अलग से छूट रहेगी, ठीक है ना, उनकी एज का क्राइटेरिया कुछ अलग ही होगा। दूसरा ये है कि मतलब जो तदस्थ शिक्षक हैं उनके समस्त पदों का ये विज्ञापन है, इसलिए इस भर्ती में आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलने वाली। मतलब जो 2023 की 27,500 पदों की विज्ञापन आने वाला है टीजीटी पीजीटी का, उसमें ये चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय में भी बीएड के केसेस को लेकर के काफ़ी सारे मैटर लगे हैं। एक केवीएस का लगा है, एक बीपीएससी का लगा है, और एक 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लगा है, और एक क्लेरिफिकेशन को लेकर के लगा है। 4 याचिकाएं लगी हुई हैं। इन चारों याचिकाओं पे सुनवाइयाँ होनी है आज की डेट में, ठीक है। हम सभी लोग अपनी तरीके से, पूरी तरीके से तन्मयता के साथ आप लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और आप सभी लोग हैं कि सुस्त पढ़ करके, सुन्न पढ़ करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही सुस्त सुन्न पढ़े रहिए, ठीक है, ऐसे ही पढ़े रहिए, और उसका परिणाम आप सभी लोगों को स्वयं देखने के लिए मिलेगा। उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो कि एपीएस के विज्ञापन पे भी ब्रेक लगा दिया है। एपीएस का विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी हो, लेकिन 2013 के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने आपत्ति की है कि सर हमको भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, इसमें हमारी क्या गलती है, 10 साल से विज्ञापन नहीं जारी हुआ। बात उनकी भी सही है, और इस चीज़ को लोक सेवा आयोग ने भी माना है। लोक सेवा आयोग ने आपका लेटर भेजा था कि एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, और इसके संबंध में बहुत जल्दी ही निर्णय होने वाला है। मान के चलिए कि संडे तक इसके संबंध में निर्णय कर लिया जाएगा। और अब यूपीएसआई के लिए जो टेंडरिंग की प्रक्रिया थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब विज्ञापन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, और आयु वर्ग की छूट को लेकर के विद्यार्थियों का जो दबाव है, कोई विद्यार्थी 3 वर्ष मांग रहे, कोई विद्यार्थी 5 वर्ष मांग रहे, हम यही नहीं समझ पाते। प्रभु एकता बना करके रखो, एक मांग करो। डबल 3 मांग जो है नेताओं की तरह करते हो तो कैसे समझ में आएगा, है ना। एक मांग रखिए, उस पर ही काम करिए, चाहे आप 3 वर्ष मांग लो, चाहे 5 वर्ष मांग लो। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो 3 वर्ष मांग रहे, कोई 5 वर्ष मांग रहा है। आप बताइए, है ना। यही चीज़ें आपकी यूपीएसआई की भी हैं। यूपीएसआई में पहली बार
आप सभी लोगों को 10,000 पद मिलने वाले हैं। 10,000 पद मामूली पद नहीं है। आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए ताकि आप लोगों का सपना पूरा हो सके। यदि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में याची बन करके आप सभी लोगों को याची लाभ प्राप्त करना है तो आप लोगों को गारंटीड ये कह रहा हूँ कि सर्वोच्च आपके हाईकोर्ट के माध्यम से जो याचिका हम लोगों की चल रही है, जैसे हम लोगों ने 69,000 की शिक्षक भर्ती में विजयश्री हासिल की है, उसी तरीके से आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में भी विजयश्री हासिल होगी। तो देर मत करिए, 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके आप हमारी याचिका में जुड़ सकते हैं। लेकिन वही विद्यार्थी जो 2016 और 2021 के जो है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए, वही विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी कई भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी करने वाला है। डीवी का कार्यक्रम शुरू ही चुका है लेखपाल का। ठीक है। अब आपकी मुख्य सेविका को लेकर के भी विवादों की स्थितियां समाप्त हो गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि मुख्य सेविका का जो पूरा पैटर्न है, मतलब एग्ज़ाम का शेड्यूल है, वो बहुत जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि वीपीओ के एग्ज़ाम के बाद या उसके पहले ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप सभी लोग पूरी तरीके से, पूरी सजगता से इस चैनल का सपोर्ट करिए ताकि हम लोगों का जो एक मिशन है, एक तैयारी है हम लोगों की कि बीएड को पीआरटी में हर हाल में हर कीमत पे सम्मिलित किया जाए। इसके लिए हम लोग केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष से भी सहयोग ले रहे हैं और उनसे भी ये आग्रह कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग आवाज़ उठाइए ताकि हमारी आवाज़ वो संसद तक पहुँचे और संसद के इस विशेष सत्र में हमारा आरटी एक्ट का संशोधित मसौदा वो तैयार करके प्रेषित किया जाए। उत्तर प्रदेश को 5 वर्ष के लिए जो है स्पेशल अनुमति मिली है, 5 वर्ष के लिए, लेकिन ये अनुमति केवल 3 वर्ष के लिए प्रभावी होगी यहाँ पे। उसके पहले जो चीज़ें हैं कि हमें सिर्फ कुछ समयावधि के लिए नहीं चाहिए, हमें परमानेंटली चाहिए कि हमें पूरी तरीके से इसमें जो है सम्मिलित किया जाए। जिस तरीके की गलतियां एनसीटीए और एमएचआरडी ने की है, जिससे भविष्य के मतलब बहुत से विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल क्वेश्चन मार्क लग गया है, वो समाप्त होना चाहिए। ये गलती सरकार की है, गलती उस सरकार उसको एक्सेप्ट करे और उस पर तुरंत कार्रवाई करे। एमएचआरडी इस पर काम भी कर रहा है। ठीक है ना। और आप सभी लोगों के सहयोग के दम पे ही हम सभी लोग इसमें विजयश्री प्राप्त करने में पूरी तरीके से सफल होंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।